तीनों मारने वाले गोडसे की नाजायज औलाद है। बाहुबली नेता अतीक अहमद और उसके छोटे भाई अशरफ अहमद को 15 तारीख को 3 लोगों ने पुलिस हिरासत के अंदर हत्या कर दी थी। उसके बाद से लगातार राजनीतिक गलियों में तमाम तरीके की अटकलें सामने नजर आ रही हैं। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सरकार को और तीनों हत्यारों को निशाना साधते हुए क्या कहा, आइए अब देखते हैं इस वीडियो में। ये तीनों मारने वाले गोडसे की नाजायज औलाद है, क्योंकि गोडसे ने भी गांधी को मारा था गोली से, तो ये गोडसे के जानशीन है। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि ये गोडसे के लुचपे से पैदा हुए। ये 16 लाख की वेपन कहां से आया, ये गोलियां कहां से आई। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 12 घंटे में बोला था कि ये काम करने वाले प्रोफेशनल हैं और उन पर यूएपीए क्यों नहीं लगा, उन पर यूएपीए क्यों नहीं लगा, इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। इनको हथियार किसने दिया, 8-8 लाख की वेपन किसने दिया। आप खुद कह रहे हैं ना, ये तो चिंदी चोर जो बोलते हम लोग। इनके पास घर में इनके छत नहीं है, 8 लाख का वेपन कौन दिया बोलो। कि जो लोग जंजीरों में हैं उनको गोली मार दी जा रही, जो लोग जंजीरों में हैं उनको गोली मार दी जा रही है, जो लोग पुलिस की कस्टडी में हैं उनको मार दिया जा रहा है। और फिर यह कहा जा रहा है कि नहीं नहीं आप सब अच्छे हैं, सेफ है। अमेरिका जाकर बोला जाता है, यह पैगाम दिया जाता है, यू आर गुड एंड हैप्पी, यस वी आर गुड एंड हैप्पी, मगर आपसे खुश नहीं है जो हुक्मरान है। अरे हथकड़ियों में है, जंजीरों में है और गोली मार रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं हुक्मरानों से, दिल्ली के नकली बादशाह से पूछना चाहते हैं, बताओ ये क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के उनसे पूछना चाह रहे हैं, महाराज से, जो अपने आप को महाराज बोलते हैं, ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा था कि गोली का जवाब गोली से देंगे। अब जब गोली चल गई तो जो अतराफ में पुलिस वाले थे, कोई अपना वेपन नहीं निकाला। लाइव टीवी पर कोई अपना वेपन नहीं, ऐसा दिख रहा था कि दूल्हे की बारात में आए हैं पूरे। कोई अपना वेपन नहीं निकाला, निकाल कर एक को तो गोली मारते नहीं, गोली मार दिए, अपने मकसद में कामयाब हो गए। उसके बाद वो हथियार को फेंककर सरेंडर 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 कह रहे हैं। अभी देखो भाई, आप गैर जरूरी तमाशा कर रहे, सरेंडर सरेंडर कर रहे। हम ये पूछना चाह रहे हैं, वो जो तफंचा, जो रिवॉल्वर इस्तेमाल हुई, ज़ेगना एफ, वो कितने की बंदूक है मालूम आपको, वेपन? एक 8 लाख रुपए की है। कितने की है? 8 लाख। 2 हो गए तो 16 लाख। अच्छा, 16 लाख में इनके घर को मीडिया के लोग गए। एक तो बेचारे झोपड़ी में रहती है उसकी अम्मा, एक तो एक कमरे में रहती है। अब इनके लिए हराम की दौलत कहां से आई फिर ये 16 लाख की वेपन कहां से आया, ये गोलियां कहां से आई। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 12 घंटे में बोला था कि ये काम करने वाले प्रोफेशनल हैं। जिस तरीके से मार रहे थे, अगर कोई रिवॉल्वर चलाना जानता है तो वो बताएगा कि जिस हाथ का उनका पोजीशन था, जिनका उनका जिस्म का वजन था, जब गर्दन झुकाकर मार रहे थे, वो बता रहा है कि वो प्रोफेशनल है। मैंने कहा था इस बात को, और 2 दिन पहले हिंदुस्तान टाइम्स के अखबार में एक रिपोर्ट आई कि एक पुलिस के आईजी हैं विजय शंकर सिंह ने कहा कि इनको कम से कम 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी। 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई। उसी रिपोर्ट में कहा गया कि एटीएस के ऑफिसर ने कहा कि इन्होंने इन दोनों को मारने से पहले
कम से कम 500 राउंड की ट्रेनिंग लिए। और एक भारत का एक मशहूर शूटर है, माने जो कंपटीशन में जाता है, अजय विक नाम है, उसने कहा कि जिस तरीके से एक हाथ से मारते हैं, एक हाथ से वही मार सकता जो बड़ा प्रोफेशनल होता है, वरना 2 हाथ से मारते हैं, ये एक हाथ से मारे, ये अजय विक कह रहा है। तो इससे मालूम हुआ कि इनको प्रैक्टिस दी गई। इससे मालूम हुआ कि तीनों मारने वाले गोडसे की नाजायज औलाद हैं, क्योंकि गोडसे ने भी गांधी को मारा था गोली से, तो ये गोडसे के जानशीन हैं। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि ये गोडसे के लुत्फे से पैदा हुए हैं, ये पूरे के पूरे गोडसे के लुत्फे से पैदा हुए। ये 3 लोग टेरर सेल का हिस्सा है। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे शक है कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं, कितने हैं नहीं मालूम, जिनको ट्रेनिंग दी गई है, जिनको हथियार दिया गया है और जिनको कहा गया कि बेटे गोडसे का ख्वाब पूरा करना है तुमको। जब मुझ पर गोली चलाई गई, इसी तरह के जेएसआर के नारे लगा रहे थे, 6 फीट से गोली चला रहे थे। वीडियो देखो आप, उनका हाथ ऐसी है, हाथ और उनका कलाई एक ही है, नारे लगा रहे थे। तो अल्लाह का करम था कि अल्लाह ने मुझे बचा दिया, मुझे और यामीन खां को। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने साबिका मेयर माजिद के दिल में अल्लाह ने उस वक्त वो बहादुरी डाली, वो कूद कर उनके तरफ भागा। और फिर वो लोग क्या किए, क्यों तुमने ओवैसी की पर गोली चलाई? तो क्या बोले मालूम आप, हम मशहूर होना चाहते थे। असदुद्दीन ओवैसी को मार के मशहूर होना चाहते थे। उनके घर वालों को भी पूछे, बोले उन्हें आता ही नहीं था, गंजटी था, उन्हें मिलता ही नहीं था। यहां पर भी ऐसी है, हाँ आता ही नहीं था, देखो ऐसा है। और वो लोग भी बोल रहे हम मशहूर होना चाहते थे। ये मशहूर होना नहीं है, ये एक बाज़ाब्ता ग्रुप है जिसको हम टेरर सेल कहते हैं। ये टेरर सेल है जिन्होंने गोली मारी उन 2 लोगों को, जिनको कोर्ट ने सजा भी दी थी, जो पुलिस की कस्टडी में थे। मारने वाले टेररिस्ट हैं और टेरर सेल का मॉड्यूल है। और अगर कोई कि ये सिर्फ ऐसा ही करे, नहीं, याद रखो और लोगों को मारेंगे। हो सकता फिर से कोशिश करेंगे मुझे मारने की, हो सकता कि फिर से कोशिश करें, मगर मुझे परवाह नहीं है। जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा, आप और हम जिंदा रहेंगे। सिर्फ यही है कि जब तक अल्लाह जिंदा रखे, अल्लाह ईमान को सलामत रखे, अल्लाह गाजी बनकर रखा है हमको, और शहीदों की मौत दे, ताकि हशर के मैदान में अपनी मां को शर्मिंदा ना होने दूं, अपने बाप को शर्मिंदा ना होने दूं। मगर यहां पर देखो, आप मशहूर होना चाहते थे मेरे भाई। 1 महीने की ट्रेनिंग ली गई, 500 गोलियां चलाई गई, और फिर तब जाकर इन्होंने वो ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब हम पूछना चाह रहे बरसरे इख्तिदार जमात के, हमारे मुल्क के प्रधान सेवक से, उत्तर प्रदेश के वजीर आला से, ये कैसा हुआ? और उन पर यूएपीए क्यों नहीं लगा? उन पर यूएपीए क्यों नहीं लगा? इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। इनको हथियार किसने दिया? 8-8 लाख की वेपन किसने दिया? आप खुद कह रहे हैं ना, ये तो चिंदी चोर जो बोलते हम लोग। इनके पास घर में इनके छत नहीं है, 8 लाख का वेपन कौन दिया? बोलो, नहीं बोलेंगे। अच्छा, फिर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से हम पूछ रहे हैं, आपको खत मिल गया होगा जिसमें एक मरने वाले ने लिख कर दिया कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को खत भिजा दूंगा अगर मैं मर जाऊंगा। तो कौन वो आदमी है जो मेरी मौत का सबब बना? आप बताओ। खत तो आपको पहुंच गया होगा, कौन लिया ये जान इन लोगों की? कौन लिया इनकी जान? बताओ। ये टेररिस्ट हैं, याद रखो आप। ये रेडिकलाइज हो चुके हैं, ये गोडसे के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अरे हुकूमत करने वालों, रोको इन लोगों को।
याद रखो, अगर तुम नहीं रोकोगे तो ये आग है, ये दीमक है, मुल्क को खोखला कर देंगे ये लोग। तुम हुकूमत में आज हो, कल नहीं होगे तो क्या होगा बताओ फिर। हम मुतालबा करते हैं कि वो नाम क्या है बताओ आप। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पुलिस तो माशाअल्लाह उस वक्त एक गोली नहीं मारी, सस्पेंड कर दिया उन लोगों को। अब वो बेचारे क्या है नहीं मालूम। और फिर आप देखते हैं कि जुनैद नसीर को मारा गया। मुझे यकीन है कि जुनैद नसीर की रूहें भी पुकार कर हमसे कह रही हैं कि हमको नाहक मारा गया, हमको इसलिए मारा गया क्योंकि हम मुसलमान थे। मगर जुनैद और नसीर की रूहें पुकार कर कह रही हैं कि हमने दीन हक की राह में अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। तुम अपने हौसलों को बुलंद रखो, जमहूरियत के दायरे में रहकर हमसे जो नाइंसाफी की गई उसका बदला लो कानून को इस्तेमाल करके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कल हम देखते हैं कि गुजरात के नरोडा गांव में एक फैसला आया, 12 मुसलमानों को जिंदा जला दिया 2002 में। और फिर फैसला आया, पूरे बरी हो गए, पूरे बरी हो गए। तो क्या हमारे वजीर आजम जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, क्या वजीर आजम उस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे? जो फिर आखिर किसने मारा फिर मुसलमानों को? और वजीर आजम साहब, मुख्यमंत्री तो आप थे ना जब नरोडा का जब फैसला आया, मगर आपका इंसाफ करेंगे? हम पूछना चाहते हैं, किसी ने, कोई सहाफी ने मुझसे पूछा कि इस पर आप तबसरा करिए, तो मुझे अचानक राहत इंदौरी का शेर याद आया। राहत इंदौरी ने कहा था कि जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीन को लाल कर दो, हरी जमीन को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, वकील भी तुम, गवाह भी तुम। जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। ये हुआ है, ये हुआ है। और फिर आप जानते हैं कि 16 साल हो गए इसी मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट होकर। 16 साल हो गए मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट होकर। और कब हुआ था? 18 मई 2007 को बम ब्लास्ट हुआ था। 5 यही शहीद हो गए, 9 पुलिस की फायरिंग में शहीद हो गए थे। 5 यही शहीद हो गए, 9 पुलिस की फायरिंग में शहीद हो गए। बम हमारी मस्जिद में रख दिए। कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट ने असीमानंद के साथ 5 लोगों को बरी कर दिया। कोर्ट का फैसला है, मगर हुकूमत का काम था अपील करना ना। मगर मोदी जी बोले नहीं, अपील नहीं करेंगे, अपील नहीं किए। 5 मर गए, नमाजी मर गए, 9 पुलिस फायरिंग में मर गए। मगर बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर आप मरते तो इंसाफ नहीं। अपील नहीं किए। अच्छा, उसमें 2 लोग थे, 2 लोग थे जो गुप्ता और जोशी, ये अजमेर के, ख्वाजा अजमेरी के ब्लास्ट में आरएसएस के मेंबर, इनको सजा हुई मगर दूसरों को बरी करे, वहां पर भी बीजेपी को अपील नहीं की। अच्छा, ये जो दोनों गुप्ता और जोशी है, इनको राजस्थान की सरकार ने पेरोल पे छोड़ दिया। और जब वो गुजरात गए तो उनके गांव में 10,000 लोग उनको इस्तकबाल करने को आए। सजा याफ्ता मुजरिम है। अब मेरे को बोलते ओवैसी तू क्यों बोल रहा, वो मुजरिम है ना वो दोनों। अरे फिर वो जो मुजरिम थे तुम्हारे साले थे क्या? जो ख्वाजा अजमेरी के बम ब्लास्ट में गुप्ता और जोशी कौन थे? तुम्हारे सगे थे, तुम्हारे शौहर के भाई थे, तुम्हारे बाप
बाप के भाई थे, तुम्हारी बीवी के भाई थे, तुम मुझ पे उंगलियां उठाते हो। 10,000 लोग उनका इस्तकबाल किए। अब आप बताइए, लोग बोलते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हालात ऐसे, अरे हालात ऐसे नहीं है, हालात शुरू से ऐसे। आपको मालूम मलियाना में 1987 में 70 मुसलमानों को मार दिया गया। 87 में 36 साल हो गए कांग्रेस की हुकूमत, मुलायम सिंह की हुकूमत, मायावती की हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत, फिर मायावती की हुकूमत, फिर अखिलेश की हुकूमत, अब बीजेपी की हुकूमत। आपको मालूम 36 साल के बाद किसी ने भी मुसलमानों को नहीं मारा, खुद से मर गए। मक्का मस्जिद में ब्लास्ट, लोग किसी दूसरे प्लेनेट से आके रख के चले गए, मर गए। मलियाना में कोई आसमानों से आए, मार के चले गए। नरोडा में आसमान से आए, मार के चले गए। क्या हो रहा है हमारे देश में? इंसाफ नहीं होगा क्या? इसीलिए तो कहता हूं इंसाफ कैसे होगा जब मैं कहता हूं कि मजहब के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। तो सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, बताओ मुझे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर एक लड़का है जिसका नाम फरहान पठान है। फरहान पठान है, इसने अपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लिखा है। इसने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लिखा, जंजीरों से बंधे हुए शेरों पर कुत्तों ने किया हमला। इसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर यह लिख दिया। मध्य प्रदेश में जेल को भिजा दिया उसको, मध्य प्रदेश में उसको जेल को भिजा दिए। मारने वालों को कुत्ते नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बिल्ली बोलेंगे। मारने वालों को कुत्ते नहीं बोलेंगे तो क्या, वो क्या नजीस जानवर बोलेंगे। जेल को भिजा दिए। अच्छा, उसके खिलाफ कंप्लेन कौन किया मालूम आपको? उसका बचपने का दोस्त जाके कंप्लेन किया। उसका बचपने का दोस्त जाके कंप्लेन किया। अब आप बताओ। अच्छा, आपको मालूम इंदौर में क्या हुआ? इंदौर में क्या हुआ मालूम आपको? ऐसा हिला, ऐसा नहीं मालूम, यही मामला है। और देखो सेलफोन, इंदौर में एक बच्चा है, नाबालिग है। उस बच्चे को 11 साल का बच्चा है, उसको उसके दोस्त मिलकर, वो भी नाबालिग है, कपड़े उतार कर उसका वीडियो निकाल कर उसको बोले जेएसआर का नारा लगा। बच्चे ही हैं। अरे बच्चों के दिलों में जहर कौन डाल रहा है? कौन डाल रहा है? मैं उनके माँ बाप से पूछना चाह रहा हूं, जो 11 साल के बच्चे के कपड़े उतार कर उसको मार कर ये नारा लगा रहे हैं। अरे आपके बच्चों को आप क्या बना रहे हैं? अगर मुसलमानों की नफरत से आपकी आंखों पर पर्दा पड़ चुका है तो याद रखो, ये देश के लिए ये बच्चे जब बड़े होंगे खतरा बनेंगे। ये आपके बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेंगे। जो इंसान बनेगा वो देश के लिए ताकतवर बनेगा। जो इंसान बनेगा वो अपने माँ बाप का सहारा बनेगा बुढ़ापे में। ये 11 साल के बच्चे का वीडियो निकाला गया। अब आप बताइए कि क्या हो रहा है? कि मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वाकयात हमारे मुल्क में हो रहे हैं और फिर उसके बावजूद भी नहीं, इन्हों बीटी में इन लड़े तो ऐसा होता। ये क्या हो रहा है बोलो फिर? क्यों नहीं बोलते तुम इन बातों के बारे में जो मैं खुल साफ तौर से बयान कर रहा हूं? आप क्यों नहीं बोलते? बोलो ना। और हम तेलंगाना की हुकूमत से मुतालबा करते कि मक्का मस्जिद के ब्लास्ट के बाद जो भास्कर राव कमीशन की रिपोर्ट थी फायरिंग की, उसको अवाम में लाया जाए। क्यों गोली चलाई गई मुझ पर? मस्जिद के जालियों में बंदूक रखकर गोलियां मार रहे थे। वीडियो है, देखो आप। पुरानी हवेली के एक बच्चे की लाश को मैं देखा हूं, घुटने में गोली लगी, पूरा खून वहीं पर बह गया, शाली बंडे पर शहीद हो गया। रिपोर्ट तो लाना चाहिए, भास्कर राव कमीशन की रिपोर्ट को लाना चाहिए।
हुकूमत की जिम्मेदारी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और एक चीज, मैं यहां आ रहा था तो देखा कि हरियाणा में एक कंपनी है स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी। ये कांग्रेस के बड़े परिवार के दामाद की कंपनी है। इनको जमीन दिए थे दामाद को, तो बीजेपी इसके खिलाफ थी। अब बीजेपी खुद कोर्ट को बोल रही कि नहीं, सही तरीके से दामाद को जमीन दी गई है। आप अब देखो, आप यहां कोई कुछ नहीं बोलते, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और एक बात, एक सत्यपाल मलिक साहब है, जम्मू कश्मीर के गवर्नर, बाद में एक और स्टेट के गवर्नर, फिर मेघालय के बने। 3 स्टेट के, जब कश्मीर में 370 हटाया गया, जब कश्मीर में पुलवामा हुआ, जब हमारे सीआरपीएफ के गाड़ियां जा रहे थे, फरवरी 2019 में बम ब्लास्ट हुआ, हमारे बहादुर सिपाही मारे गए, याद है ना आपको। उसके बाद मोदी जी प्लेन लेके भिजा दिए, प्लेन बालाकोट में, वो भी याद है ना आपको। फिर इलेक्शन हुआ, 306 आ गए। ये गवर्नर जब उस वक्त थे, उन्होंने इंटरव्यू दिए एक मीडिया के वेब पोर्टल को कि मैंने मोदी को कहा कि इसकी जिम्मेदारी हम पे आती है। अगर हम हमारी सीआरपीएफ के फौजियों को 4 प्लेन में बिठाकर प्लेन से भिजा देते तो बम ब्लास्ट नहीं होता था। तो सत्यपाल मलिक ये बोले कि मोदी उनको बोले, अब तू खामोश हो जा, अब तू खामोश हो जा। हम सत्यपाल मलिक से पूछना चाह रहे हैं, ये भारत से तुम्हारी कौन सी मोहब्बत है सत्यपाल मलिक? तुम गवर्नर की कुर्सी को बचाने के लिए भारत के शहीदों की खून से होली खेले तुम? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम अगर गवर्नर थे तो तुमने भारत के आईन पर हल्फ किया था। तुम निकल कर आकर बोलते कि मैं लात मारता हूं गवर्नर की सीट को। मोदी की गलती की वजह से हमारे सिपाही मारे गए, मगर तुम नहीं बोले क्योंकि तुमको गवर्नर की कुर्सी पे चिपक के बैठना था। तुम कब बोल रहे? 4.5 साल के बाद तुम कह रहे हो। जम्मू कश्मीर में हो गया, पुलवामा हो गया, और बीजेपी और सब लोग, पूरा देश उसकी मजम्मत किया, मैं भी किया था, मगर गवर्नर साहब ये बोल दिए उस वक्त के कि हुकूमत मोदी की जिम्मेदार है। मगर सत्यपाल मलिक, कहां गई तुम्हारी देशभक्ति? तुम उस वक्त निकलकर सच्चाई को बयान करते, मगर तुम चाहते थे कि मोदी चुनाव जीते, तुम चाहते थे कि मोदी उसको इस्तेमाल करे। और उसके बाद अब तारीख में जाओ, आप ये बोल के खत्म कर रहा हूं, तारीख में जाओ। जब हिटलर आया था जर्मनी में, पोलैंड में हिटलर पोलैंड पे हमला करना चाहता था, तो हिटलर को समझ में नहीं आ रहा था। तो हिटलर क्या किया, अपने आर्मी में जो पोलिश जबान बोलने वाले थे उनको कपड़े पहनाकर बॉर्डर पर ले जाकर पोलैंड में पोलिश आर्मी के कपड़े पहनाकर पोलैंड के उस गांव में लोगों का कत्लेआम करा दिया। और उसके बाद हिटलर रेडियो में आके बोला कि पोलैंड मेरे लोगों को मारा, मैं हमला कर रहा हूं। ये तारीख का हिस्सा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1+1 मत कर लो आप, वरना मीडिया वाले बैठे होंगे, क्या मौका दिया आप, अब इसको 9 बजे 6 बजे। अरे प्यारे, मैं तारीख का हवाला दे रहा हूं। तुम में अगर हिम्मत है तो सत्यपाल मलिक को बुलाकर उसको बिठाकर पूछो। मगर हिटलर ऐसा किया था, उसी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई। हम थोड़ा थोड़ा तारीख पढ़ते हैं, सालार का करम है, सालार की तालीम है कि मैं किताबें पढ़ता था, तो वही किताबों में से मैंने ये पढ़ा कि वर्ल्ड वॉर 2 ऐसे शुरू हुई थी। और आज मरहूम कायद का इंतकाल होके 15 साल हो गए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना तआला
सालार मिल्लत को उनकी मग़फ़रत फरमाए, अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे। जो हमारे मरूमीन का इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमाए, अल्लाह हज़रत क़बूल पाशा शुतारी रहमतुल्लाह अलैह की मग़फ़रत फरमाए। बहुत नेक आदमी थे, बेइंतहा मजलिस को चाहने वाले थे, बेइंतहा। माने अगर कोई गुफ्तगू में मजलिस का नाम लिए बगैर अपनी गुफ्तगू खत्म नहीं करते थे। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे।